हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या के पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में बता दिए थे भिन्न के बारे में, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है आइए देखते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? P/Q के रूप में रहेगा। और Q क्या होना चाहिए? Q क्या होना चाहिए? Q बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? 1, तभी कि पूर्णांक कहलाएगा, अन्यथा पूर्णांक नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल सर देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 बढ़ते रहेगा अनंत तक। ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी क्या जाएगा? अनंत ही तक जाएगा। तो याद रखिएगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q क्या हो? सिर्फ 1। अगर Q 1 रहेगा तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि जो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, और तीसरा आपका है ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या? जीरो इंटीजर। तीसरा क्या है? निगेटिव इंटीजर। क्या? निगेटिव इंटीजर। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या? इसमें जो भी संख्या रहेगा किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? जिसमें जो भी संख्या है किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। जैसे क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर। शून्य इंटीजर क्या? शून्य यानी कि जीरो, पता नहीं चल रहा है जीरो, तो इसमें क्या रहेगा? सिर्फ जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो। और निगेटिव मतलब क्या? माइनस, यानी कि -1, -2, -3, -4 ये भी क्या जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक ना? अब देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये बढ़ते रहना है जी। इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते? हाँ, इसको क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, या प्राकृत संख्या। क्या? या प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर शून्य को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा, शून्य को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो ना कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। अगर हम शून्य को प्राकृत संख्या में ऐड कर देते हैं तो मेरा कौन सा नंबर बन जाएगा? होल नंबर। एग्जाम्पल सर देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... सब क्या है? होल नंबर। यानी कि अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, हम कौन संख्या मिल जाएगा? पूर्ण संख्या मिल जाएगा। ठीक ना? इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल हो जाएगा W। इसे क्या? W से सूचित करते हैं। इसका सिंबल क्या है? N। इसका सिंबल क्या है? N। ठीक ना? तो आप याद रखिएगा, ये सब जितने भी ना, ये सब क्या? चैप्टर के बेसिक बता रहे हैं आपको। चैप्टर क्या बता रहे हैं? बेसिक बता रहे हैं। ये क्या है? सब क्या है? चैप्टर का बेसिक है। ठीक ना? याद रखिएगा, कोई दिक्कत? याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिए तो कौन बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। देखिए, अब किस समझ लेते हैं? पूर्णांक वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर क्या हो? 0 हो। जैसे क्या? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सब क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए, पूर्णांक के 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पॉजिटिव, दूसरा शून्य और तीसरा निगेटिव। ठीक ना? तो पॉजिटिव में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी
अनंत तक जाएगा तो इसको हम प्राकृत संख्या नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या। अब देखिए अगर हम प्राकृत संख्या में क्या शून्य को शामिल कर दिए, प्राकृत संख्या है ना जी, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देंगे तो मेरा कौन संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो अगला है आपका सम संख्या, लिख लीजिएगा। चलिए साफ करते हैं। अगला क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे कहते हैं सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे की बात करें तो 0 +- 2 +-4 +-6 +-8 +-10 ETC, ये सब क्या है, सम संख्या। कोई बच्चा बोलेगा ना सर 0 सम संख्या नहीं है, नहीं 0 सम संख्या है। कैसे है, अगर मान लीजिए 0/2 देते हैं, तो अगर 0 में भाग करते हैं 2 से तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर भाग लगा ना जी, तो भाग लगा कितना आया, 0। तो आखिर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य होगा उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। यानी कि 0 भी एक क्या है, सम संख्या है। +-2 भी, यानी कि आप प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो देखिए वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें तो +-3 +-5 +-7 +-9 या ETC, ये सब क्या है, सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे कहते हैं सम संख्या कहते हैं। चलिए अगला आपका है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी इसको कहते हैं, या रूढ़ संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर, इंग्लिश में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक एवं, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, स्वयं से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं, ये क्या है, एक है, ये क्या है, एक। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा क्या, 2 3, क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 7, वैसे अंक का जो एक एम से कटे 7 11 11 13 ETC, ये सब क्या संख्या, कौन संख्या है, ये सब है प्राइम नंबर। सॉरी, ये सब क्या, कौन संख्या, हाँ कौन संख्या है, प्राइम नंबर है। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत, याद रखिएगा ये सब संख्या, ये सब संख्या आप लोग याद रखिएगा। अभी और है संख्या, अभी 2 संख्या 3 संख्या और है।
लिख लीजिएगा। आगे है, आगे चलते हैं। आगे आपका है, साफ कर देते हैं। चलिए आगे आपका है, भाज्य। भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या। इसमें बोलते कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। आइए देखते क्या आता है। तो देखिए, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से कटे उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर। ये सब क्या है सर? ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक ना। आगे है को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर यानी कि सभाज्य संख्या। चलिए आगे क्या है? को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या क्या होता है ये देखते हैं। ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कोई प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो उसे क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। जैसे कि बात करें तो 2, 3 ना। जैसे कि बात करें तो 2, 3 अगर इसका आप मसल निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। मसल निकाल लेते हैं। देखिए, एक बार में रहेगा 2, फिर 1, फिर 1 से भाग कीजिए 2 बार में, फिर 2 बार कट जाएगा, कट गया। तो मसल कितना आ गया? मसल कितना? 1। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हो जाएगा आपका 9, 16। क्या हो जाएगा? 9, 16। इसका भी आप HCF लिखा लेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ऐसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो उसे कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट है प्रमेयिका यानी कि लेमा। तो लेमा क्या होता है आइए देखते हैं। तो लेमा क्या है? लेमा यानी कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। लेमा क्या है? लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका हम प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अब है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चे लोग प्रेमिका बोल देता है यार, प्रेमिका कभी मत बोलना। ठीक ना, जब भी बोलना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही बोलना, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलिएगा?
आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा ही बोलिएगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है आइए देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा हो। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा हो। तो अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा आया कहाँ से है, आपको पता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ से आया है? आप क्लास 6 में पढ़े होंगे विभाजन प्रमेय। क्या आप क्लास 6 में पढ़े होंगे विभाजन प्रमेय? तो विभाजन प्रमेय क्या होता है आइए देखते हैं। तो आप नहीं पढ़े हैं जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, पढ़े हैं सर, ये पता है ना? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष से ही आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, भाज्य, ए को क्या बोलेंगे, भाज्य, ए को क्या बोलेंगे, भाज्य, बी को क्या बोलेंगे, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक, और क्यू को क्या बोलेंगे, भागफल, और आर को क्या बोलेंगे, शेषफल, क्या बोलेंगे, शेषफल। तो यही ना हुआ जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा हो। अब देखिए ये कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से आया है, तो विभाजन प्रमेय से आया है। कहाँ से आया है सर, तो विभाजन प्रमेय से आया है। तो विभाजन प्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है जी, भाज्य क्या है ए, तो ए, भाजक क्या है जी बी, तो बी, भागफल क्या है जी क्यू, तो क्यू, शेषफल क्या है जी आर, तो आर। तो यही ना है जी फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा हो। तो यहीं से क्या आया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आया, ठीक ना? कहाँ से आया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आया है। तो याद रखिएगा ये क्या रहेगा, इसमें क्या ए रहेगा बड़ा और बी रहेगा छोटा। क्या रहेगा, ए रहेगा बड़ा और बी रहेगा छोटा। देखिए यहाँ पर हम भाग करके बताए हैं, एक हम भाग करके बताए, जैसे 2 भाग क्या 23 है, तो एक बार लगेगा ना जी 2 कट गया, फिर 3 उतरा, तो 3 2 के बराबर 3 नहीं आता, तो एक बार लगेंगे कम 2, एक बार में 2 लगाए तो घट कितना है, 1 आया, तो 1 क्या हो गया शेष। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल, इसको क्या बोलेंगे, भागफल, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, इसको क्या बोलेंगे, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक, उसको इसी को ना बोलेंगे शेषफल। तो याद रखिएगा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो कहाँ से आया है, विभाजन प्रमेय से आया है। कहाँ से आया है, विभाजन प्रमेय। सर तो विभाजन प्रमेय क्या होता, आप क्लास 6 में पढ़े थे, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पढ़े थे ना? तो यहीं से आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना? यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए इसको, जिसको लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अगला पॉइंट क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आइए देखते हैं, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है आइए देखते हैं। तो दो धनात्मक संख्या ए और बी, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, ये क्या रहेगा, बड़ा और बी रहेगा छोटा, के मसा ज्ञात करने के लिए, यानी कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, मसा ज्ञात करने की विधि है। क्या है, मसा ज्ञात करने की क्या है, यह विधि है। कौन, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ज्ञात करने की विधि है, याद रखिएगा। तो आपसे कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या ज्ञात करने की विधि है, तो मसा ज्ञात करने की विधि है, ठीक ना? यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। तो दो धनात्मक संख्या ए और बी के मसा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स यानी कि चरणों की आवश्यकता होती है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है उससे मसा जो ज्ञात होता है उसको हम निम्नलिखित चरणों में विभक्त करते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप्स बोल रहा है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए, ए और बी के लिए क्या कीजिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए। इसीलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि
कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ जीरो आर से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा हो। ये सिर्फ स्टेप है, आप ध्यान समझिएगा, ठीक ना। ये नहीं समझ में आया तो आपको जैसे ही हम एग्जाम्पल देंगे, एक प्रश्न के क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, तब क्या डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आपको डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो पहला स्टेप्स क्या कर रहा है, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसीलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ जीरो आर से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा हो, ठीक ना। दूसरा स्टेप क्या कहता है, यदि आर जीरो है, यदि आर जैसे आप भाग दें, अगर आर शेषफल क्या जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बी पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ है, यानी कि बी पूर्णांक ए और बी का क्या है, एचसीएफ है, ठीक ना। जिसे भाग करेंगे तब वो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 2/4, 2 से 12 कट जाएगा 4, तो ये क्या भाग लग जाएगा जी, यानी कि क्या ये क्या कहना हो जाएगा, यही क्या कहा जाएगा इसका बी पूर्णांक के लिए क्या, ये भी क्या, दो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक ना। यदि आर जीरो है तो बी पूर्णांक के लिए क्या, ए और बी का क्या, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक ना। यदि आर जीरो ना हो, यदि आर जीरो ना हो तो क्या लेंगे, क्या लेंगे, बी और क्यू, आर को क्या लेंगे, बी और आर को, बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। बी और आर के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, अगर जीरो ना हो तो। तीसरा स्टेप क्या कहता है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक आपको जारी रखना है, तब तक जब तक कि शेषफल जीरो न हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही आपका क्या है, एचसीएफ है। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको तीनों स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए भाग करते हैं। जैसे ही आपको भाग करेंगे तो क्या आपको डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो क्या करा, पहला प्रश्न बोल रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कीजिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। चलिए अब आपको पता है इसमें बड़ा कर रहना चाहिए कौन, तो ये क्या है, आप पता है ना आपको, ए क्या रहेगा बड़ा और बी रहेगा छोटा, ए क्या रहेगा बड़ा और बी रहेगा आपका छोटा। तो 135 में क्या 225 क्या है जी, बड़ा है, ए रहेगा बड़ा, यानी कि बी, ए रहेगा क्या रहेगा छोटा और बी रहेगा आपका बड़ा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 135, बी कितना हो जाएगा 225। अब भाग कीजिए, क्या कीजिए, भाग कीजिए, 135 भागा 225, यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ जीरो आर से बड़ा बराबर लेकिन बी से छोटा। भाग कीजिए, क्या कटेगा जी, तो एक बार में कटेगा, क्या कटेगा, एक बार में कटेगा, ठीक ना। तो 135, चलिए घट कितना आएगा, जीरो, कितना जाएगा, अब 12 में से 3 गया 9, ठीक ना, कितना आ जाएगा 9, ठीक ना जी, हाँ कट गुट 90 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या कट गया जी, ये कट गया, नहीं कटा, अगर जब कटता तो क्या यही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बी ही क्या हो जाता है, एचसीएफ। इसको बी बोलते हैं, पता है ना, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर, बोलते कि नहीं बोलते हैं। अगर ये कट जाता, देखिए दूसरा स्टेप का, यदि आर जीरो हो, अगर शेषफल क्या जीरो हो जाए तो बी पूर्णांक ए और बी के लिए, यानी कि ए और बी के लिए का एचसीएफ है, क्या ए और बी का क्या एचसीएफ क्या बी है, ठीक ना। लेकिन नहीं कटा, ठीक ना, ये नहीं कटा। और तीसरा स्टेप है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है तब तक कि शेषफल जीरो ना हो जाए। ये क्या शेषफल जीरो है जी, नहीं है। चलिए तो जारी रखिए। तो ए कितना है जी 225, बी कितना है 135, क्यू कितना है 1, आर कितना है 0। तो क्या इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0, आर क्या अभी 0 नहीं आया है। जब तक आर 0 ना हो, ऊपर देखिए, अब देखिए ऊपर देखिए, अब देखिए, अब क्या है, अब क्या करेंगे 90, देखिए क्या इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक एक शेषफल जीरो ना आए। क्या शेषफल जीरो है जी, नहीं जीरो रखने है, तो क्या करेंगे, देखिए बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बी और आर के लिए, यानी कि बी और आर के लिए। चलिए भाग कीजिए, 90 भागा 135, भाग कीजिए, क्यों कटेगा, एक बार में कटेगा ना जी, एक बार में कितना 90, कितना 90, 5 कितना 5,
13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4। यहाँ लिखिए यूक्लिड, यहाँ लिखिएगा यूक्लिड, यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, ए बराबर बी की प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा बराबर लेकिन बी से छोटा, ठीक ना। अब देखिए ये क्या भाग के शेषफल आया गया, 0 नहीं आया, तो देखिए ए कितना हो जाएगा आप 135, बी कितना हो जाएगा 90, क्यू कितना हो जाएगा 1 और आर कितना 45। जब तक आर, इसीलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0, जब तक आर 0 नहीं रहना है तब तक आपको भाग करते रहना है। आर 0 आ गया जी, नहीं सर 0 नहीं आया है, भाग करते रहिए। चलिए भाग कीजिए, 45 भागा 90, अब कर 45 गुना के 90, क्या कट गया ना। यहाँ लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, ए बराबर बी की प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा बराबर लेकिन बी से छोटा, ठीक ना। चलिए तो क्या आ गया ना मेरा 0 जी, सब्र की क्या बात ही खत्म हो गया, इंतजार खत्म हो गया, क्या अब 0 आ गया। तो ए कितना हो जाएगा 90, बी कितना हो जाएगा 45, क्यू कितना हो जाएगा सर 2 और आर कितना हो जाएगा 0। इसीलिए आर बराबर 0। जब आर 0 हो जाए तो इससे क्या कहलाता है, ए कहलाता है, इससे क्या कहलाता है ए। तो इसीलिए HCF ये कितना आ गया आपका 45, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से HCF ज्ञात करना। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है, ठीक ना, और यहाँ लिखते रहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो जैसे ही एक्सरसाइज चालू करेंगे तो आपको जितना डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक प्रश्न की मदद से हम समझाने की कोशिश करें। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।